नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 द्वितीय सत्र हिंदी में इकाई 1 पत्र एवं डायरी की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले के वीडियो में हमने पत्र एवं पत्र के प्रकार के बारे में, पत्र लेखन के बारे में चर्चा की थी। पत्र के सारे प्रकार, जितने भी प्रकार इस इकाई में दिए हुए हैं, उनकी चर्चा की थी। पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र का ढांचा क्या होता है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे डायरी लेखन के बारे में। डायरी लेखन क्या होता है, डायरी लेखन की उपयोगिता क्या है, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डायरी शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का है और डायरी के लिए हिंदी में हमें जो शब्द मिलते हैं वह है दैनंदिनी या फिर दैनिकी। विद्यार्थी मित्रों, आपने भी अपने टीचर से कई बार सुना होगा कि दैनिक नोंध गुजराती में कहते हैं, तो वही होता है दैनिकी या डायरी लेखन, यानी कि जो प्रतिदिन लिखी जाती है। दैनिक यानी हर रोज लिखी जाती है वह, तो दैनंदिनी भी कहते हैं और दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। तो डायरी में क्या होता है, निजी जीवन यानी अपना प्राइवेट जीवन, उसके बारे में प्रतिदिन जो हर रोज घटनाएं घटती है उसका लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की भी अभिव्यक्ति अंकित करता है। अर्थात कि घटनाएं जो घटती है उसके जीवन में, उसके बारे में तो वो लिखता ही है, साथ साथ उस घटनाओं के घटने से उसके मन में, मस्तिष्क में कौन सी प्रतिक्रियाएं उठती है उसकी भी अभिव्यक्ति वह अंकित करता है, यानी कि लिखता है। इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है, यानी कि डायरी हर किसी की अलग अलग होती है, अपने नज़रिए से लिखी जाती है। डायरी जो लिखी जाती है, किसी व्यक्ति को, मान लो कि चोर डायरी लिखता है तो वो अपनी चोरी की घटनाओं के बारे में लिखेगा, वो खुश होगा कि आज मैंने इतनी बड़ी चोरी की, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जिसके घर चोरी हुई है वो अपनी डायरी में लिखेगा कि आज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि आज मेरे घर इतनी बड़ी चोरी हो गई, मेरा इतना सामान चोरी हो गया। तो इसीलिए डायरी में वैयक्तिकता होती है, यानी कि पर्सनल थिंग है, हर किसी की अलग अलग हो सकती है। डायरी प्रतिदिन लिखी जा सकती है, या तो साप्ताहिक या पाक्षिक अथवा तो मासिक लिखी जा सकती है, यानी कि जिस तरह का समय आपको पास रहता है उस हिसाब से आप प्रतिदिन यानी हर रोज, या फिर सप्ताह में एक बार, या फिर 15 दिन में पाक्षिक यानी 15 दिन में एक बार, या तो फिर मासिक यानी कि महीने में एक बार लिखी जा सकती है। अब डायरी लेखन की विशेषताएं क्या है देखते हैं। तो डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने अति आवश्यक है, तभी उसे डायरी लेखन माना जाता है। कि डायरी लेखन करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है हमें, उसकी विशेषताएं क्या होती है। तो डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी एक सीक्वेंस होना चाहिए। मान लो कि 1 तारीख की डायरी आप लिखते हो, 1 तारीख को जो घटनाएं घटी है, फिर 2 तारीख की, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से क्रम में होना चाहिए। ना कि आज 1 तारीख की डायरी लिख दी, फिर 3 तारीख की लिखोगे, फिर उसके बाद 2 तारीख की, फिर 7 तारीख की, फिर 4 तारीख की, तो इसमें क्रमबद्धता नहीं रहती है। तो डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए कि एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से दिनांक के, तारीख के हिसाब से डायरी लिखनी चाहिए। दूसरी बात है कि इसमें लिखा गया विवरण, यानी कि जो लिखते हैं वो संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए। साथ ही साथ छोटा होने के साथ सारगर्भित तथा वास्तविक होना चाहिए, यानी कि डायरी में जो लिखा जाए वह संक्षिप्त होना चाहिए। पूरे दिन में बहुत सारी घटनाएं घटती है, सब कुछ लिखने जाओगे तो पूरी की पूरी नोटबुक या कॉपियाँ भर जाएगी, लेकिन उसे हमें संक्षिप्त में लिखना है। साथ ही हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें सार, जो घटना है उसका पूरा सार आ जाना चाहिए, एवं वह वास्तविक भी होनी चाहिए, यानी कि उसमें हमें कल्पनाएं नहीं जोड़नी है। जो घटा है, जो हुआ है, वो सब कुछ वास्तविक सच्चाई से परे नहीं होना चाहिए, सत्य बात हमें लिखनी होती है। उसके आगे एक और विशेषता है कि डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है, यानी कि डायरी लेखन में आप जो लिखते हो उसमें उसकी तिथि होनी चाहिए, दिनांक, तारीख, कौन से स्थान पर हुआ, घटना क्या थी, उसका तथ्य क्या था, सब कुछ स्पष्ट रूप से उल्लेख करना पड़ता है। एक और बात है कि डायरी लेखन करते समय आलोचना, यानी कि किसी की निंदा, कुथली
टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। यानी कि डायरी हमें वास्तविक लिखनी है, हमें किसी की टीका टिप्पणी नहीं करनी है, किसी के बारे में आलोचना नहीं करनी है। साथ ही साथ बनावटीपन यानी कि नकली बातें नहीं लिखनी है। कई बार कुछ होता है और लोग उसे मसाला डाल के और बड़ा बना देते हैं, तो ऐसी बातें हमें नहीं लिखनी है। काल्पनिकता नहीं होनी चाहिए, अपने हिसाब से कल्पना करके नहीं लिखना है, जो हुआ है वह लिखना है। हाँ, ये जरूर है कि वैयक्तिक होती है, यानी कि हर किसी के सोच की नज़रिए से वह सोचेगा, लेकिन जो हुआ है वह काल्पनिक नहीं होना चाहिए कि आज ऐसा हुआ, एक मानो कि एक्सीडेंट हो गया तो फिर एक्सीडेंट जो हुआ है तो उसके बारे में आप लिखोगे, ना कि वहाँ पर कोई भूत आ गया था या फिर अपने हिसाब से कि किसी ने बीच में से गाड़ी को खींच लिया और ऐसा हो गया। तो ये सारी कल्पनाएं होती है, ये सब नहीं लिखना है हमें, जो वास्तविक है वही लिखना है। चित्रात्मकता नहीं होना चाहिए, उसमें चित्रण नहीं करना है, और अनावश्यक विस्तार से भी बचना है, यानी कि जो जरूरी नहीं है ऐसी बातें लिखकर उसे बहुत बड़ा भी नहीं बनाना है। अब ये तो डायरी लेखन की विशेषताएं हो गई। प्रश्न पूछा जाता है कि डायरी लेखन की विशेषताएं बताइए, तो हम ये सारी विशेषताएं बता सकते हैं। ओके, अब है डायरी लेखन के लाभ। तो डायरी लिखने से क्या लाभ होते हैं? डायरी लेखन के बहुत सारे लाभ हैं। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। किसी व्यक्ति के जीवन में कौन सी घटनाएं घटी होगी उसके बारे में हमें पता चलता है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे और बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी करता रहता है। उसके साथ जो अच्छा बुरा होता है या वह जो अच्छा बुरा करता है उसका उल्लेख भी वह रखता है। इससे सने सने बुराइयों से बचा जा सकता है, यानी कि उसे जब ये सब कुछ लिखेगा तो यदि मान लो किसी धंधे के बारे में वह लिखता है और उसे नुकसान हो गया तो उसे लिखेगा और उसके कारण सोचेगा, फिर दोबारा जब वह धंधा करने जाएगा तो सोचेगा कि पिछले बार, अपनी डायरी पढ़ने से उसे पता चलेगा कि पिछली बार जब मैंने यह काम किया था तो इसमें इस वजह से मुझे नुकसान हुआ था, तो अब मैं यह गलती नहीं करूँगा। तो ये डायरी में वो लिखकर उसे रखकर पढ़कर समझ सकता है और बुराइयों से भी बच सकता है। कई बार अपने रिश्तेदारों की इस तरह की डायरियों से यदि उनकी परमिशन हो, उनकी आज्ञा हो और पढ़ा जाए तो उनके जो अच्छे बुरे काम है उसे देखकर उनकी गलतियों में से उनके परिवार वाले सीख सकते हैं और वह गलतियां दोहराने से बच सकते हैं। एक और लाभ है कि डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। तो डायरी ही केवल एक ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर व्यक्ति के पिछले अनुभवों के बारे में, उसकी घटनाओं के बारे में हमें पता चलता है। साथ ही इसकी लाभ और विशेषता यह भी है कि वह उस व्यक्ति ने खुद लिखा है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन उसमें हर कोई अपने हिसाब से कल्पनाएं लगाकर लिख देता है। लेकिन डायरी ऐसा एक दस्तावेज होता है जिसमें वैसा का वैसा जो उस व्यक्ति ने लिखा है अपने बारे में, खुद के बारे में, वह खुद लिखा है, इसलिए उसमें जो सच्चाई हो उसके बारे में सच्चाई की मात्रा ज़्यादा रहती है और कल्पनाओं या अनावश्यक विस्तार आदि से बचा जा सकता है। तो डायरी इसलिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। तो इस प्रकार हम डायरी के कई लाभ देख सकते हैं। डायरी लिखने से हम गलतियां नहीं दोहराएंगे, ये भी सीख सकते हैं। हमारी गलतियों को हम लिखकर बाद में उसे पढ़कर उस गलतियों को फिर से न दोहराए, ऐसा प्रयत्न भी कर सकते हैं। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम भूल जाया करते हैं अक्सर, वो भी हमें डायरी लिखने से बाद में जब ज़रूरत पड़े तब मिल सकती है। तो डायरी एक अच्छा दस्तावेज भी बन सकता है। डायरी के आधार पर कई लोगों के जीवन के बारे में जाना जा सकता है। तो ये डायरी के बहुत सारे लाभ है। अब यहाँ पर हमें डायरी लेखन के उदाहरण दिए हुए हैं, तो हम डायरी लेखन के उदाहरण पढ़ेंगे। पहला है, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। तो आप मान लो कि किसी एक नए विद्यालय में पढ़ने गए हो जहाँ आपका पहला दिन है और उसके बारे में यदि आपको डायरी लिखनी है तो किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर उसका एक उदाहरण दिया हुआ है। सबसे पहले डायरी लिखते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, तो हमें डायरी में तिथि यानी कि तारीख, दिनांक और जगह का उल्लेख करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा है 7 अगस्त 2010 और जामनगर, यानी कि दिनांक, तिथि भी है और जगह का नाम भी है। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी।
9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। तो यहाँ पर संक्षिप्त में उसने पूरे दिन की बात बता दी और जो सार है उसी को लिखा है लिखने वाले ने कि भाई मैं अपने पिताजी के साथ गया, वहाँ पर प्रधानाचार्य ने मुझे प्रश्न किए और मैंने उत्तर दिए, फॉर्म भरा और फिर शुल्क यानी कि फ़ी, ओके, शुल्क यानी फ़ी जमा करवाने के बाद नई कक्षा में पहुँच गया और वहाँ पर सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। तो एक डायरी का उदाहरण है। आगे देखते हैं, एक दूसरा उदाहरण भी है। वार्षिक परीक्षा के दिन एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। यानी कि वार्षिक परीक्षा आने वाली है, उससे अगले दिन की बात है, तब आपके अंदर क्या उथल पुथल चल रही है आपके मस्तिष्क में, उसके बारे में उस अनुभव को लिखना है। सबसे पहले दिनांक 5 अप्रैल 2012 राजकोट से। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है यानी दोबारा पढ़ लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए, मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। तो यह पूरी एक अनुभव की घटना है कि वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व क्या अनुभव हो सकता है। तो ये हर किसी का अलग अलग हो सकता है। तो ये एक उसका उदाहरण है। तो इस प्रकार डायरी लिखी जाती है। डायरी में आप अपने खुद के अनुभव को, खुद के साथ घटने वाली घटनाओं को लिखते हैं। इसलिए डायरी एक निजी दस्तावेज है। डायरी किसी की हमें कभी पढ़नी नहीं चाहिए उसकी परमिशन के बिना, उसकी आज्ञा के बिना, क्योंकि डायरी हर एक की वैयक्तिक होती है, पर्सनल होती है, निजी होती है। अब अभ्यास देखते हैं। निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। पहला प्रश्न है कि निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। हमें पत्र लिखना है। पहला है आपने की हुई अपनी यात्रा या तो प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो ये मित्र को पत्र लिखना है। सबसे पहले आपका पता आएगा ऊपर और पता के नीचे तुरंत दिनांक, फिर संबोधन, प्रिय मित्र। मान लो कि आपके मित्र का नाम करण है तो प्रिय मित्र करण, सप्रेम स्मृति या सप्रेम स्मरण। कल तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई कि तुम और वहाँ पर तुम्हारे माता पिता सब कोई, हर कोई कुशल मंगल है। मित्र, मैं यह पत्र तुम्हें अपने प्रवास के बारे में बताने के लिए लिख रहा हूँ। मेरी स्कूल में से हमारी कक्षा के 50 विद्यार्थियों को प्रवास ले जाया गया था। प्रवास में हम माउंट आबू गए थे। वहाँ पर हमने माउंट आबू में बहुत सारी जगह देखी, जैसे कि नकी लेक देखा, वहाँ पर टोड रॉक है, उसके ऊपर चढ़कर वो कुदरत के नज़ारों का व्यू देखा। और भी बहुत सारी जगह है जैसे कि अधर देवी, और फिर जो जो आप जगह है उसके बारे में वर्णन कर सकते हो कि अधर देवी गए, इसके अलावा गुरु शिखर, अचलगढ़। फिर शाम को हमने वहाँ पर सूर्य को डूबते हुए देखा, जो देखने का एक अलग ही मज़ा है। यहाँ लोग सनसेट देखने यानी कि सूर्य को डूबता हुआ देखने के लिए आते हैं। शाम को हम अपने होटल पर आए, वहाँ सबने खाना खाया और सो गए। सुबह जल्दी ही निकल गए और वहाँ से हम सीधे अंबाजी आ गए। अंबाजी में माता जी का दर्शन करके दोपहर का खाना वहीं पर लिया और खाना खाने के बाद हम बस में बैठ गए। शाम को लगभग 7 से 8 बजे हमारी बस गांव में वापस आ गई थी। इस प्रवास में मुझे बहुत मज़ा आया। आशा करता हूँ कि तुम भी अपने स्कूल से जाने वाले प्रवास में जाओगे और मज़ा करोगे। अंत में तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र। और इस प्रकार से आपको अपना नाम लिखना है। ये मैंने एक उदाहरण दिया है, आप अपने हिसाब से और भी किसी जगह का वर्णन कर सकते हो। ओके। प्रश्न 2 है, बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर अवकाश यानी छुट्टी के लिए पत्र लिखना है। तो हमने देखा है पत्र लेखन में छुट्टी के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है। आपको याद रहना चाहिए कि
आपको यदि छुट्टी चाहिए तो यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले आपका जो यहाँ उदाहरण में है हमने सीखा है उसमें लिखा है, उस प्रकार से आपको अपना पता लिखना है, फिर दिनांक लिखनी है, फिर यहाँ लिखना है सेवा में, यहाँ पर श्री आचार्य महोदय है, इसकी जगह आप लिखेंगे सेवा में श्री कक्षा शिक्षक महोदय, फिर अपने स्कूल का नाम, कक्षा का नाम, कक्षा 7 या कक्षा 8 जो भी आपकी कक्षा है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो कक्षा 8 और आपके स्कूल का नाम, फिर गांव का नाम। फिर आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरे मामा के लड़की की शादी है, शादी आगामी 25 तारीख को तय की गई है, मैं उसका इकलौता भाई हूँ, या तो हमारे मामा के गांव में शादी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, हम सबको वहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए मैं 5 दिन के लिए छुट्टी या अवकाश मांगता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। तो ये अपने हिसाब से लिखने की बात है, और यदि आप इस तरह से लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं कि हम लोगों के यहाँ शादी की धूम रहती है, तो फिर इससे आप अनजान नहीं है, मैं इस तारीख से इस तारीख तक 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं रख सकूँगा या कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। इस पत्र के, आवेदन पत्र के या विनती पत्र के, प्रार्थना पत्र के साथ मैं अपने पिताजी द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी भी भेज रहा हूँ, कृपा करके आप मुझे अवकाश प्रदान करें। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, जो भी आपका नाम है और क्रमांक और कक्षा का नाम। तो इस प्रकार से आप कक्षा शिक्षक को छुट्टी के लिए चिट्ठी लिख सकते हो, पत्र लिख सकते हो। प्रश्न 3, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधान आचार्य को पत्र लिखिए। तो इसमें भी आपको समस्या के बारे में लिखना है, लेकिन प्रधान आचार्य को लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर आएगा आपका पता, ओके, फिर सेवा में प्रधान अध्यक्ष महोदय, जो भी आपका विद्यालय है, अंकुर विद्यालय, और जो जगह है उसका नाम, महोदय या तो जो भी गुरुजन, आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि कई दिनों से हमारे स्कूल में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। पानी का जो प्याऊ है उसमें पानी आता नहीं है, सुबह आधे 1 घंटे तक पानी आता है, उसके बाद टंकी खाली हो जाती है। शायद टंकी कहीं से टूट गई है, लीक हो रही है, और इसीलिए पानी निकल जाता है। इसलिए सारे स्कूल के सारे बच्चों को पानी की बहुत किल्लत पड़ती है, पानी की समस्या है, उनको पानी घर से बोतलों में लाना पड़ता है। इसलिए मैं अपने स्कूल का एक सीनियर स्टूडेंट होने के नाते आपको इस समस्या के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। आशा है कि आप इस समस्या को, पानी की समस्या को ध्यान से लेंगे और इसका निराकरण तुरंत लाने का प्रयत्न करेंगे। आपका आज्ञाकारी छात्र और आपका नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आपको स्कूल में होने वाली किसी समस्या, यहाँ पर मैंने पानी की समस्या लिखा है, आप और किसी बिजली की समस्या के बारे में लिख सकते हो, या फिर ऑनलाइन क्लास की समस्या के बारे में लिख सकते हो। तो आप अपने हिसाब से प्रधान आचार्य को, यानी कि आचार्य महोदय को पत्र लिख सकते हो। प्रश्न 2 है सोचिए और लिखिए। यहाँ पर सोचिए और लिखिए एक प्रश्न दिया है, यानी कि आपको अपने सोचने के तरीके के आधार पर सोचना है पहले, और उसके आधार पर आपको लिखना है। अगर तुम्हें मोबाइल फॉर्म पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? तो यहाँ पर हमें पूरी इकाई में मोबाइल SMS लिखना नहीं सिखाया गया है, लेकिन यदि आप मोबाइल से SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस द्वारा अपने मित्र को बधाई देना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? तो आजकल हम जानते हैं हर कोई मोबाइल मैसेज से दूसरों को बधाई संदेश वगैरह भेजते रहते। तो हेलो फ्रेंड, या तो हाय डियर फ्रेंड, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, या तो हिंदी में लिखना है तो आज तुम्हारा जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में मैं तुम्हें बहुत सारी बधाई देता हूँ, ईश्वर तुम्हें सुख समृद्धि और शांति दे, तुम बहुत तरक्की करो, यही शुभकामनाएं। तो इस प्रकार से आप बधाई संदेश भेज सकते हो। दूसरा प्रश्न है, इस बार छुट्टियों में आपने क्या क्या किया? यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे? तो ईमेल लिखना है। ईमेल में इस तरह से होता है कि ईमेल एड्रेस होता है, तो 2 करके जो आता है उसमें ईमेल एड्रेस जिसका अपने मित्र का लिखना है, फिर सब्जेक्ट तो छुट्टियों के बारे में, अबाउट वैकेशन, छुट्टियों के बारे में, फिर प्रिय मित्र, इस छुट्टियों में मैंने जो जो किया उसका विवरण नीचे कर रहा हूँ। हम लोग ट्यूशन गए थे, या फिर हम खेलने गए थे, हम खेत में गए थे,
हम घूमने गए थे, जो जो घटनाएं आपने छुट्टियों में की हो, जो जो कार्य किए हो, उसके बारे में आपको लिखना है। अब ईमेल का फ़ायदा ये होता है कि ईमेल में कोई शब्द मर्यादा नहीं होती है, आप ईमेल बहुत लंबा लिख सकते हो। साथ ही साथ आप ईमेल में वीडियोस, फोटो वगैरह भी अटैच कर सकते हो, यानी कि साथ में जोड़ सकते हो। तो ये उसकी एक फ़ायदा है। तो आप अपनी छुट्टियों में घूमने गए हो, खेत में काम किया हो या कहीं और कोई भी कार्य किया हो, तो उसकी फ़ोटोज़ भी साथ में भेज सकते हो और उसके बारे में लिख सकते हो। ओके, अब प्रश्न 3 देखते हैं। दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ कुछ शब्द दिए, उसके आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है अधीक्षक, फिर प्रभारी, फिर आयकर और प्रशासन। तो इन चारों शब्दों के वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द का वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं, अधीक्षक। तो हमने स्टेशन अधीक्षक को पत्र लिखा, या हमने स्टेशन अधीक्षक से इस बारे में शिकायत की वगैरह। दूसरा है प्रभारी, तो किसी चीज़ का प्रभारी यानी अध्यक्ष बनाया जाता है वगैरह। तो आज से राम सिंह यहाँ के प्रभारी रहेंगे, आज से राम सिंह इस पुस्तकालय के प्रभारी रहेंगे वगैरह। आयकर, इंग्लिश में इनकम टैक्स कहा जाता है। प्रत्येक नागरिक को अपना आयकर भुगतान करना ही चाहिए। ओके। प्रशासन शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रशासन में प्रामाणिक नेताओं का होना अति आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हो, अपने हिसाब से भी वाक्य बना सकते हो। अब प्रश्न 4, डायरी के रूप में लिखिए। पहला है किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का वर्णन कीजिए। तो वह विवरण आप कर सकते हैं। सबसे पहले दिनांक, फिर जगह का नाम। आज सुबह मैं उठा, अपने खेत में गया, वहाँ पर मैंने एक मोर देखा और मोर नाच रहा था कला करके, या अपने पंख फैला के नाच रहा था। यह दृश्य मेरे मन को मोहने लगा। वहाँ से फिर मैं अपने मित्रों के साथ घूमने निकल पड़ा और कब शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला। शाम को घर वापस लौटते समय अंधेरा हो गया था। दूर दूर जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। दिल में थोड़ा सा एक डर का माहौल बन रहा था, लेकिन फिर भी साहस करके मैं घर लौट आया और इस प्रकार मेरा पूरा दिन व्यतीत हुआ। यह मैंने एक उदाहरण के दिए, आपको अनुभव लिखने को कहा है। आप और भी जो अनुभव आपने प्राप्त किया है, इस पूरे एक दिन का अनुभव लिख सकते हो। दूसरा है वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। तो दिनांक और फिर जगह का नाम। कल हमारे स्कूल में वार्षिकोत्सव हो गया, उसमें मैंने वक्ता की प्रतियोगिता में भाग लिया था और मुझे सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिला। स्टेज पर बुलाकर मुझे ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र दिया गया। सारे लोगों ने, सारे छात्रों ने, मेरे मित्रों ने, सभी ने मेरे इस पुरस्कार को सराहा, साथ ही साथ तालियों से नवाजा भी। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे माताजी यह जानकर बहुत खुश हुई और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। यह एक अनुभव इतना अच्छा रहा कि यह अनुभव मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। तो यह आप लिख सकते हो। तीसरा है अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। तो आप दिनांक और जगह का नाम लिखकर फिर कल मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी घटना घटी। कई दिनों से हमारे जो खेत थे उसमें पानी नहीं आ रहा था। मेरे पिताजी और गांव के अन्य लोग, सरपंच वगैरह मिलकर बहुत सारी शिकायतें ऑफिसों में जाकर डाल के आते थे, जिला अध्यक्ष को देकर आते थे। लेकिन कई दिनों से, कई सालों से हमारी इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक से कल प्रधानमंत्री का यहाँ दौरा हुआ और हमारी समस्या को सुनकर उन्होंने तुरंत इस समस्या को दूर करने का वचन दिया और इस वचन को सुनकर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अब से हमारे गांव में भी खेतीबाड़ी अच्छे से होगी। यह मेरे जीवन का सबसे सुखद अनुभव रहा। तो एक मैंने अपने हिसाब से अनुभव के बारे में लिखा है। आप अपने हिसाब से अपने जीवन के किसी सुखद अनुभव के बारे में लिख सकते हो। लेकिन याद रखना है कि डायरी लेखन की जो विशेषता है, उसकी जो एक ढांचा होता है कि संक्षिप्त में लिखना है और जो हुआ है उसके बारे में लिखना है वगैरह, आपको ध्यान रखना है। स्वाध्याय, यहाँ पर भी एक QR कोड दिया है जिसे स्कैन करके आप इसके बारे में माहिती और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
प्रश्न 1, नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ डायरी अंश दिया हुआ है जिसका हमें मातृभाषा यानी गुजराती में अनुवाद करना है। आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद नहीं आ रही थी। तो आज तारीख 10 ऑगस्ट 2011 रात्रे ઊંઘ નહોતી આવતી। ખુશી કા ઠिकाना न था, આનંદનું કોઈ ઠેકાણું નહોતું અથવા તો અદ્ભુત આનંદ હતો। કલ સુબહ हो जाए और इसका इंतजार था, કાલે ક્યારેક સવાર પડે તેની રાહ જોવામાં આવી રહી હતી, તેનો इंतजार હતો। स्कूल से शहर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। શાળામાંથી પ્રવાસ જવાના આનંદની કલ્પના કરતાં કરતાં જ મને ઊંઘ આવી ગઈ। બડે સવેરે 4 बजे अलार्म बजा, વહેલી સવારે 4 વાગે એલાર્મ વાગ્યું और मम्मी की आवाज़ आई અને મમ્મીએ આવાજ આપી અથવા તો મમ્મીએ બૂમ પાડી, राकेश उठो 4 बज गए। राकेश उठ, 4 વાગી ગયા। मैं आनंद तथा उत्साह से उठा, हूँ आनंद અને ઉત્સાહમાં ઉઠ્યો। मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं, मन में एक डर હતો कि साहेब वढे नहीं। स्नानादि संपन्न करके स्कूल पहुंचा, स्नान वगैरह पूर्ण કરીને શાળાએ પહોંચ્યો। सब साथी आ पहुंचे थे, બધા જ મિત્રો આવી ગયા હતા। मास्टर जी ने सबको बस में बैठाया और हम शहर के लिए निकल पड़े। शिक्षक સાહેબે અમને બધાને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે બધા પ્રવાસ માટે નીકળી પડ્યા। तो આ પ્રમાણે તમારે इस प्रकार से आपको मातृभाषा में अनुवाद करना है। अब यहाँ पर हमें योग्यता विस्तार दिया हुआ है। पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हो सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पत्र लिखते वक्त हमें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पत्र बोलचाल की सरल भाषा में ही लिखना चाहिए। बोलचाल की भाषा जो होती है, जो बोलते हैं हम, इसी भाषा का प्रयोग करना है। यानी कि हिंदी में जो बोलचाल की भाषा होती है, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए, क्योंकि पत्र छोटा है, उसमें हमें महत्वपूर्ण और आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए, बहुत अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। साथ ही मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम का तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। ये ध्यान में रखने की बात है कि आप अपने दोस्तों या अपनी सखी के लिए तुम सर्वनाम और बड़े जो है गुरुजन, माता पिता और भी जो हमारे बड़े होते हैं उनके लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में सबसे ऊपर बाई और अपना पूरा पता, यानी कि लिखने वाले का अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। बाई और पत्र जिसे लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। इसके बाद अभिवादन करना चाहिए, यानी संबोधन आता है प्रिय मित्र और अभिवादन सप्रेम स्मरण। इसके बाद पत्र के कलेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए, यानी कि जो मुख्य विषय है उसके बारे में बताना है। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाई और पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए, यानी तुम्हारा मित्र, ओके, तो ये संबंध हो गया, और नाम राहुल तो नाम हो गया। तो इस प्रकार से लिखना है। संबोधन, अभिवादन आदि की एक तालिका दी हुई है, यानी कि एक कोष्टक, एक टेबल दिया हुआ है। देखते हैं पत्र का प्रकार, संबंध, अभिवादन संबंधी शब्द और पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली शब्दावली। तो व्यक्तिगत पत्र जो होता है उसमें पुत्र पिता को लिखेंगे तो पुत्र पिता को लिखेगा तो पूज्य या पूजनीय पिताजी, और अंत में लिखेगा आपका आज्ञाकारी पुत्र। पिता यदि पुत्र को लिखते हैं तो प्रिय या तो आयुष्मान और फिर उसका नाम, और तुम्हारा शुभ चिंतक या तो शुभेच्छु। पुत्र माता को यदि लिखता है तो पूज्य पूजनीय माता जी, और अंत में आपका आज्ञाकारी पुत्र। माता यदि पुत्र को लिखती है तो प्रिय और आयुष्मान, जो उसे अनुचित लगे या जो उसे उचित लगे वह लिखेंगे, और अंत में तुम्हारी माता या तुम्हारी शुभ चिंतक। छोटा भाई बड़े भाई को लिखता है तो आदरणीय भाई, आपका स्नेहाकांक्षी या स्नेहभाजन। बड़ा भाई यदि छोटे भाई को लिखता है तो प्रिय या तो चिरंजीव और फिर नाम, और तुम्हारा शुभ चिंतक या शुभेच्छु। बड़ा भाई छोटी बहन को लिखेगा तो प्रिय और उसका नाम, या फिर आयुष्यमती और नाम, और अंत में लिखेगा तुम्हारा शुभ चिंतक या शुभेच्छु। मित्र यदि मित्र को लिखता है तो प्रिय और नाम, अभिन्न हृदय, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारा शुभ चिंतक, ओके, और यहाँ पर प्रिय सखी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। शिष्य यानी छात्र, विद्यार्थी शिक्षक को, गुरु को लिखता है तो पूजनीय या श्रद्धेय गुरुजी, और अंत में लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य या तो आपका स्नेहभाजन, और यदि गुरुजी शिष्य को लिखते हैं तो चिरंजीव और नाम, और तुम्हारा शुभकांक्षी या शुभ चिंतक। व्यावसायिक पत्र जो होते हैं उसमें पुस्तक विक्रेता को लिखने पर महोदय, और अंत में लिखेंगे भवदीय।
बैंक मैनेजर को भी महोदय और भवदीय अंत में लिखते वक्त, व्यापारी या तो दुकानदार को श्रीमान प्रबंधक और अंत में भवदीय। यदि आप किसी कार्यालय में पत्र लिखते हो, कार्यालयी पत्र, तो किसी विभाग के अधिकारी को तो मान्यवर या मान्यवर महोदय और अंत में लिखेंगे भवदीय, निवेदक, प्रार्थी या विनीत। समाचार पत्र के संपादक को तो श्रीमान संपादक महोदय, अंत में आएगा भवदीय या निवेदक। प्रार्थना पत्र जो होता है उसमें प्रधानाचार्य को लिखेंगे तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, विनीत या तो प्रार्थी या कृपाकांक्षी, या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य भी चल सकता है, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या भी चल सकता है यदि आप लड़की हो तो। और यदि किसी अधिकारी को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है तो मान्यवर महोदय, आपका निवेदक या प्रार्थी या विनीत या निवेदिका लड़की है तो। अब डायरी के संदर्भ में क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए ये भी देख लेते हैं। डायरी और आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी दोनों में एक दूसरे से भिन्न होती है। डायरी और आत्मकथा अलग अलग बात है, क्योंकि आत्मकथा का संबंध जीवन की समूची अनुभूतियों का व्यवस्थित विवरण होता है, जबकि डायरी में दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं तथा तथ्यों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि आत्मकथा बहुत बड़ी होती है, उसमें पूरे जीवन की बात होती है, जबकि डायरी में जीवन की बात तो होती है लेकिन किसी एक दिन के संदर्भ में प्रतिदिन लिखी जाने वाली बात होती है। अपने पुस्तकालय से विभिन्न प्रकार के पत्र एवं डायरी संबंधित पुस्तकें आप पढ़ सकते हो। बड़ों से पूछकर पता करो कि जो पत्र हम लिखते हैं वो दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं और कौन ले जाता है। तो डाकिया ले जाता है, एक पिन कोड रहता है 6 अंकों का, उसके आधार पर ये जो टपाल या डाक होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं, तो आजकल पत्र अलग अलग माध्यम से, कुरियर से, डाक से और मोबाइल SMS, मोबाइल व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ईमेल आदि भी है। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड आपको पता करना है। आपके घर डाक देने वाला कौन आता है उसे मिलकर आप उसके 5 प्रश्न पूछ सकते हो और उत्तर लिख सकते हो। अब यहाँ संदेशा व्यवहार के चित्र दिए हैं, उन्हें समझने हैं। सबसे पहले यहाँ एक पंछी दिया है जिसके चोंच में एक चित्र है, चिट्ठी है। तो पहले के ज़माने में सबसे पहले पंछी को उड़ाया जाता था और उसके गले में या चिट्ठी डाल दी जाती थी, पाँव में बांध दी जाती, वो उड़कर वहाँ पहुँच जाता था। ऐसे पंछियों को विशेष रूप से तैयार किया जाता था। उसके बाद दूत भी जाते थे, दूत यानी व्यक्ति खुद जाता था और वो संदेश ले जाकर वहाँ पर पढ़ता था। उसके बाद आता है टपाल यानी कि डाक। तो डाकिया लाता है, ले जाता है, जिसके अंदर ये पोस्ट कार्ड है और यह लिफाफा है, लिफाफा यानी कवर। उसके बाद आता है मोबाइल, मोबाइल से हम फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर जिस पे इंटरनेट के द्वारा ईमेल भेजा जाता है, जिसके अंदर आप फ़ोटो, वीडियो वगैरह भी डाल सकते हो। अब आजकल हम जानते हैं कि मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से, हम स्मार्टफोन से, व्हाट्सएप के द्वारा और भी बहुत सारे मैसेंजर हैं जिनके द्वारा संदेश भेज सकते हैं। आप विविध डाक टिकटों का संकलन भी कर सकते हो। तो इस प्रकार हम जो हमारी पहली इकाई है पत्र एवं डायरी के सारे मुद्दों की चर्चा कर चुके हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।